Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 13 एंड 14 ऑफ नवंबर के करंट अफेयर्स। कल करंट अफेयर्स क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि कल मैंने आप लोगों को जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर मंथ की जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो आपके साथ शेयर की थी, आपके साथ वो वीडियो शेयर किया था। आई होप आपने उसको देख लिया होगा। तो आज हम यहाँ पे 13 और 14 नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाएंगे। तो आज 14 नवंबर है, तो 14 ऑफ नवंबर को हम सभी को पता है हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो बिल्कुल शुरुआत करेंगे 14 नवंबर के इम्पॉर्टेंट डेज से। तो 14 ऑफ नवंबर को सबसे पहले सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड डायबिटीज डे, लोगों को डायबिटीज के बारे में बताना। और हम सभी को पता है कि डायबिटीज एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। इसकी थीम क्या है? डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेज। ठीक। इसके अलावा चिल्ड्रंस डे या बाल दिवस मनाया जाता है हर साल, ठीक है, 14 नवंबर को, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, जो कि हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, और इनका जन्म 14 ऑफ नवंबर को 1889 में हुआ था, इसलिए 14 नवंबर को हम बाल दिवस या चिल्ड्रन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब आज का जो सेशन है उसमें हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है वो है बुकर प्राइज। तो हम एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल वाटर अवार्ड्स के बारे में। तो नेशनल वाटर अवार्ड 2025 2024 के अवार्ड है, 2025 में अनाउंस किए गए हैं। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति कौन है? सी आर पाटिल। ठीक है, सी आर पाटिल यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति हैं। इन्होंने 6th एडिशन नेशनल वाटर अवार्ड्स का अनाउंस किया है। कहां पर किया है? श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में। यहाँ पर बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र के बाद गुजरात और गुजरात के बाद हरियाणा राज्य है जिन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए काम किया है। तो अलग अलग 10 कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इन अवार्ड को देता कौन है। तो इन अवार्ड की शुरुआत डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं। और 2018 में अवार्ड की शुरुआत की गई थी और इस साल ये 6th एडिशन है। बेस्ट स्टेट का अवार्ड महाराष्ट्र को मिला है, उसके बाद सेकंड नंबर पे गुजरात और फिर हरियाणा है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि नेशनल वाटर अवार्ड 2024 किस राज्य को मिला है वाटर कंजर्वेशन के लिए? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बेस्ट इंडस्ट्री का अवार्ड मिला है अपोलो टायर्स को। बेस्ट स्कूल या फिर कॉलेज का अवार्ड मिला है कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ एंड आर्मी पब्लिक स्कूल कोलकाता वेस्ट बंगाल। अब बात करते हैं बेस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे जोन वाइज जिलों को अवार्ड दिया है, जैसे कि ईस्टर्न जोन में राजनांदगांव है छत्तीसगढ़ में। वेस्टर्न जोन में आप देख सकते हैं खरगोन जो कि मध्य प्रदेश में है। सदर्न जोन में आपको यहाँ पे तमिलनाडु राज्य का डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है तिरुनेलवेली। नदर्न जोन में आपको मिर्जापुर देखने को मिलेगा और नॉर्थ ईस्टर्न जोन में आपको देखने को मिल जाएगा सिफली जाला जो कि त्रिपुरा में है। नेक्स्ट है बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी का अवार्ड नवी मुंबई को मिला है। और बेस्ट सिविल सोसाइटी का अवार्ड किसको मिला है? आंसर हो जाएगा बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड गुजरात को। तो हमें याद कौन कौन से रखने हैं? हमें याद रखने हैं बेस्ट स्टेट का। बेस्ट स्टेट के बाद हमें याद रखना है यहाँ पे बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी। इसके अलावा अगर यहाँ पर आपके राज्य के जिलों के नाम है जैसे कि एमपी वाले, तो एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा खरगोन। ठीक है, तो आप अपने राज्यों के अनुसार याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे 2025 के बुकर प्राइज के बारे में। तो 2025 के बुकर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। बुकर प्राइज में 50,000 आप देख सकते हैं पाउंड प्राइज मनी दी जाती है। 2025 का जो बुकर प्राइज दिया गया है वो किसे मिला है? डेविड डेविड सजाले को दिया गया है जो कि एक हंगेरियन ऑथर है और ये पहले पर्सन है, ये पहले हंगेरियन ऑथर है जिनको बुकर प्राइज दिया गया है। और इनकी जो बुक है जिसके लिए बुकर प्राइज मिला है उसका नाम है फ्लैश।
तो फ्लैश किसकी रचना हो जाएगी? डेविड सजाले की हो जाएगी, जिनको 2025 का बुकर प्राइज दिया है, और पहले ये हंगेरियन ऑथर हैं जिन्हें बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, बुकर प्राइज के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग की गई थी, जो बुक्स नॉमिनेट हुई थी, उसके लिए एक पैनलिस्ट, एक जज का पैनल तैयार किया गया था, और उस जज पैनल को हेड कर रहे थे रॉडी डॉयल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये उनकी कुछ और भी बुक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट लिस्टिंग कैटेगरी में किरण देसाई की बुक को भी शॉर्ट लिस्ट किया गया था। इनकी बुक का नाम था द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। तो पूछा जा सकता है किरण देसाई की किस पुस्तक को शॉर्ट लिस्ट किया गया था बुकर प्राइज के लिए। इसके अलावा किरण देसाई को 2006 में बुकर प्राइज मिल चुका है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। ये आपका 7 स्टार क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बिलियनियर सिटीज के बारे में। ठीक है, तो मुंबई एंड नई दिल्ली एंटर वर्ल्ड टॉप 10 बिलियनियर सिटीज, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट। तो हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्लोबल बिलियनियर सिटीज की रिपोर्ट पब्लिश हुई है। दुनिया भर के जो अलग अलग शहर हैं वहां पे सबसे ज्यादा बिलियनियर कहाँ पर है, ये लिस्ट पब्लिश की गई है। तो टॉप पर आपको देखने को मिलता है न्यूयॉर्क सिटी, यहाँ पर आपको 119 बिलियनियर्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो इंडिया के कुछ शहर है जैसे कि मुंबई है, दिल्ली है, इनको शामिल किया गया है। मुंबई में टोटल बिलियनियर्स की संख्या 92 है, और मुंबई आपको थर्ड नंबर पे देखने को मिल जाएगा। वहीं पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम टॉप 10 बिलियनियर सिटीज की रैंकिंग में शामिल किया गया है नई दिल्ली को, और नई दिल्ली में टोटल आपको 57 बिलियनियर्स देखने को मिलेंगे। तो यू कैन चेक कि न्यूयॉर्क सिटी 119 बिलियनियर के साथ टॉप पर है, थर्ड नंबर पे मुंबई है 92 बिलियनियर्स के साथ, और नाइन्थ नंबर पे नई दिल्ली है 57 बिलियनियर्स के साथ। तो हमें मुंबई और नई दिल्ली की पोजीशन याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अर्थ शॉट प्राइज 2025 के बारे में। रिसेंटली ब्राजील के रियो दे जेनेरियो में अर्थ शॉट प्राइज 2025 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें 1 मिलियन यूरो प्राइज मनी दी जाती है। ठीक है, इन प्राइज की शुरुआत 2020 में हुई थी। ठीक है, यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, उनसे उनके जो मतलब एस्ट्रोनॉट जो चंद्रमा की सरफेस पे गए थे और वापस आए थे, तो उसी से इंस्पायर होके जो लोग भी साइंस की फील्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं उनको अर्थ शॉट प्राइज यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। तो अर्थ शॉट प्राइज 2025 5 लोगों को मिला है। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले है री ग्रीन या आरी ग्रीन, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्राजील में है, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर के लिए। फिर क्लीन आर एयर के लिए द सिटी ऑफ बोगोटा को अवार्ड दिया है, द हाई सी ट्रिटी को अवार्ड दिया है, लागोस फैशन वीक को अवार्ड दिया है, और फ्रेंडशिप एक कम्युनिटी है, बांग्लादेश की है, जो कि पब्लिक सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन के सेक्टर में काम करती है, उन्हें अवार्ड मिला है। तो इस तरीके से 5 विनर आपको देखने को मिल जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आपने पहले भी देखे हैं, वापस से देखा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। अगर आप लोग लगातार एग्जाम देते रहते हैं तो आपने देखा होगा क्वेश्चन कई बार आया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन हुई, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो ओजोन लेयर, ओजोन मतलब O3, तो ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन जो होल हो रहा है, जिन गैसेस के कारण होल होता है, उसे कम करना, उसे खत्म करना, उसे फेज आउट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन की गई थी। और मॉन्ट्रियल एक शहर आपको देखने को मिलता है कनाडा में, जहां पर 1987 में प्रोटोकॉल साइन की गई, इसलिए इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन डिप्लीशन या ओजोन क्षरण से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कॉन्फ्रेंस, जिसको शॉर्ट में लिखा है मॉप, तो मॉप 37 की मीटिंग कहाँ पर हुई? केन्या नैरोबी में हुई। तो 37th नंबर की मीटिंग पार्टीज टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पर हुई? केन्या नैरोबी में, 3 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में। जबकि लास्ट मीटिंग मतलब 36 नंबर की जो मीटिंग थी वो बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। पहली मीटिंग जो थी वो हेलेंस्की फिनलैंड में हुई थी 1989 में। और अपकमिंग मतलब जो मॉप 38 मीटिंग होगी वो कहाँ पर होगी? वो किगाली में होगी, रवांडा में। ठीक है, तो जो पुरानी मीटिंग है मतलब 36 नंबर की बैंकॉक थाईलैंड में, इस साल जो हो रही है 37 नंबर की, वो कहाँ पर हो रही है? आपके केन्या नैरोबी में। और 38 नंबर की जो मीटिंग होगी नेक्स्ट ईयर, वो कहाँ पर होगी? रवांडा में होगी, किगाली में। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी थीम क्या है? जनरल इंफॉर्मेशन ऑन एनवायरनमेंट,
रेगुलेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन आपको इसकी थीम देखने को मिलेगी। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था। इसका पर्पस था जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन पर प्रतिबंध लगाना जिससे ओजोन के क्षरण को रोका जा सके। जबकि किगाली समझौता 2016 में हुआ था, और किगाली समझौता भी आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से ही संबंधित है और ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जर्मन वॉच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में। तो जर्मन वॉच के द्वारा क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 को रिलीज किया गया। अभी आपको पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 मीटिंग जो है वो ब्राजील में हो रही है क्लाइमेट चेंज से संबंधित। वहीं पर जर्मन वॉच के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 1995 से लेकर 2024 के बीच में लगभग 8 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि फ्लड आ गई, आपका लैंडस्लाइड हो गया, या फिर साइक्लोन्स आ गए है ना। तो ऐसी वजहों से लगभग 8 लाख लोग जो है पूरे दुनिया में मारे गए हैं 1995 से 2024 के बीच में, और लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को लॉस हुआ है। ना बात करते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो क्लाइमेट का इफेक्ट देखने को मिला है वो देखने को मिला है डोमिनिका में, फिर म्यांमार और फिर होंडुरस आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया आपको 9th नंबर पे देखने को मिलेगा, इस बात को भी याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया किस स्थान पर है, तो इंडिया 9वें स्थान पर है। टॉप 3 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज कौन सी हैं, डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरस है। ठीक है, थ्रेटिंग कंट्रीज की कैटेगरी में इंडिया आपको मिल जाएगा। इंडिया 9th पोजीशन पे है। 1995 से 2024 के बीच में इंडिया में कई बार फ्लड आए हैं, लैंडस्लाइड आई है, साइक्लोन्स हुए आए हैं। इसके कारण अगर आप देखेंगे तो लगभग 80,000 लोग भारत में मारे गए हैं, और लगभग 170 बिलियन डॉलर इकोनॉमी का लॉस भारत को हुआ है। अगर हम एक्सट्रीम कंडीशन के बारे में बात करें, एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना 2024 में जो देखा गया था, तो भारत आपको 3rd पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। इंडिया रैंक 3rd आफ्टर बांग्लादेश एंड फिलीपींस, जो कि मोस्ट इफेक्ट हुआ है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के कारण। तो इस तरीके से ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पब्लिश हुआ है। 2006 से इस इंडेक्स को पब्लिश किया जा रहा है। इस इंडेक्स को जर्मन वॉच के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जो कि एक थिंक टैंक आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। तो म्यांमार की लोकेशन सबको पता है, लेकिन मैं आपको होंडुरस और डोमिनिका की लोकेशन बता देती हूँ। तो डोमिनिका की लोकेशन के लिए देखिए, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, ये अटलांटिक ओशियन है, और ये कैरेबियन सी है। तो एक कैरेबियन कंट्री आपको देखने को मिल रही है डोमिनिका। इसके अलावा आपका ये सेंट्रल अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये सेंट्रल अमेरिका है, और सेंट्रल अमेरिका में एक कंट्री है जिसका नाम है होंडुरस। तो ये दोनों लोकेशन आप देख सकते हैं कि कहाँ पर ये लोकेटेड है। ठीक है, चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जून से लेकर अक्टूबर मंथ तक की जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है एप्लीकेशन पे। तो पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, पेड नोट्स वाले सेगमेंट पे जाओगे, मंथली करंट अफेयर्स में, वहां पर आपको मिल जाएगी। वहां पर आपको बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिल जाएगी और टॉप 300 एमसीक्यू की मैगजीन भी मिल जाएगी। तो मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम भी फॉलो कर सकते हो और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट एक और कंट्री है जो कि गल्फ कंट्री है, अरेबियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है, जिसका नाम है ओमान। और ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट है। रिसेंटली यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल के द्वारा 2025 से 2029 के लिए ओमान को सिलेक्ट किया गया है। रिसेंटली 43rd नंबर की यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी, समरकंद में हुई थी। वहां पर यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के लिए ओमान को 2025 से 2029 के लिए इलेक्ट किया गया है। अगर हम यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में बात करें, तो 1971 में इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए और बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एक एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है विनबैक्स। तो विनबैक्स एक्सरसाइज इंडिया और वियतनाम के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका 6th एडिशन स्टार्ट हो चुका है हनोई में। लास्ट एडिशन अंबाला में हुआ था, मतलब इंडिया में हुआ था। और 6वां एडिशन जो है वो कहाँ पर हो रहा है, वियतनाम में हो रहा है, हनोई में। 6वां एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा 11 से लेकर 29 नवंबर के बीच में।
नेक्स्ट बात करते हैं, ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी और कहाँ पर गए हैं, भूटान पे विजिट पे गए हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी राज्य में, किसी कंट्री में जाते हैं तो ऑब्वियसली कई सारे एग्रीमेंट साइन होते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो भूटान विजिट है उसके आउटकम्स के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1020, ठीक है, 1020 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसका नाम क्या हो जाएगा आपका, पुनात सांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च करने का काम किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में भूटान को एक जमीन का टुकड़ा दिया है, एक लैंड दिया है, जहां पर भूटान के लोग अपने मोनेस्ट्री को बना सकेंगे और गेस्ट हाउस को बना सकेंगे। इससे इंडिया और भूटान के जो कल्चरल रिलेशन है वो इम्प्रूव होंगे। इसके अलावा एक इमिग्रेशन चेक पोस्ट तैयार की गई है हतीसार गेल्फू में, मतलब इंडिया और भूटान के बीच में, जिससे जो इलीगल तरीके से माइग्रेशन हो रहा है लोगों का भूटान और इंडिया के बीच में, उसको भी ट्रैक किया जा सकेगा और लोगों की भी हेल्प हो सकेगी। इसके अलावा 4,000 करोड़ रुपए भी भूटान को लाइन ऑफ क्रेडिट के जरिए सपोर्ट दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो इंडिया ने 4,000 करोड़ रुपए फाइनेंशियल सपोर्ट किसको दिया है, भूटान को दिया है। क्लियर है इतनी चीजें। चलिए, अब कुछ एग्रीमेंट हुए हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एग्रीमेंट हुआ है कि दोनों देशों की जो एनर्जी मिनिस्ट्री है वो सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करेंगी। और दोनों देशों के बीच में हेल्थ और मेडिसिन को लेकर एमओयू साइन हुआ है। तो ये विजिट के आउटकम है इंडिया और भूटान के। चलिए, अब यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब वीगन होते हैं मतलब जो एनिमल प्रोड्यूस होता है, जैसे कि मिल्क है, पनीर है, उसको भी कंज्यूम नहीं करते। आजकल बड़ा ही ट्रेंडिंग शब्द है वीगन, ठीक है, बोलते हैं ना हम वीगन है। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि लैब ग्रोन मिल्क तैयार किया है। इसराइल की एक लेबोरेटरी ने मिल्क तैयार किया है, ठीक है। मतलब ये वीगन लोगों के लिए भी है और लैक्टोज फ्री भी आपको देखने को मिलेगा, इसको कस्टमाइज किया जा सकता है। तो इसराइल बेस्ड एक स्टार्टअप है रीमिल्क, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम 2026 जनवरी में कमर्शियली लॉन्च कर देंगे लैब ग्रोन काउ मिल्क, ठीक है। गाय का दूध हमने लैब में तैयार कर लिया है, ये डेयरी फ्री है, मतलब एनिमल फ्री आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस हम देखेंगे किस तरीके से इसको तैयार किया है। जिस तरीके से काऊ के मिल्क में जो प्रोटीन होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं और जो आपका प्रोटीन होता है, कैसिन होता है, वही सारी चीजें आपको इस लैब ग्रोन मिल्क में भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसे इसराइल की एक स्टार्टअप कंपनी री मिल्क ने तैयार किया हुआ है। अब इसकी प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले जो मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन्स होते हैं उनको इंसर्ट किया जाता है ईस्ट में। जो ईस्ट होते हैं ना, उसमें मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन इंसर्ट किए जाते हैं और फर्मेंटेशन कराया जाता है। फिर फिर क्या होता है, ये मिल्क प्रोटीन को सिक्रेट करते हैं जब उनको शुगर के साथ ऐड ऑन किया जाता है। मतलब ईस्ट और शुगर को मिलाएंगे तो वो कुछ ऐसे प्रोटीन को सिक्रेट कर रहे हैं जो मिल्क में पाए जाते हैं। और इस प्रोटीन को, ये जो सिक्रेट हुआ है प्रोटीन, इस प्रोटीन को ब्लेंड किया जाता है फैट के साथ, मिनरल और कार्बोहाइड्रेट के साथ, और फिर काऊ की तरह मिल्क को तैयार, यहाँ पे काऊ मिल्क की तरह मिल्क को तैयार किया जाता है, ठीक है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन कंटेंट, इसेंशियल जो अमीनो एसिड है, वो सभी चीजें मिलती हैं। इसे कस्टमाइज भी किया जा सकता है, इसे लैक्टोज फ्री भी बनाया जा सकता है, फैट फ्री भी बनाया जा सकता है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट बात करते हैं आसाम गवर्नमेंट के बारे में। आसाम गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बिल पास किया है और बैन कर दी है पॉलीगैमी, मतलब मल्टीपल मैरिज आप नहीं कर सकते अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आपका डिवोर्स नहीं हुआ है। अगर ऐसा कोई करता है तो 7 ईयर्स की, 7 सालों की जेल हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ आसाम अप्रूव द आसाम प्रोविजन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025, जिससे पॉलीगेमी की जो प्रैक्टिस है, मतलब मल्टीपल मैरिज की जो प्रैक्टिस है, उसको पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है। ये वीमेंस राइट को सेफगार्ड करता है। अगर कोई पर्सन मल्टीपल मैरिज करता है और स्टिल वो एक मैरिज में है, वैलिड मैरिज में है, तो उसको 7 साल की जेल यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक, मतलब जो पहले से पॉलीगैमी हो चुकी है, पहले से ही मल्टीपल विवाह हो चुके हैं, तो ऐसी महिलाओं के लिए एक अलग से स्पेशल कंपनसेशन फंड भी तैयार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन बोली गई है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनको मतलब उनको इस लॉ से, इस बिल से बाहर रखा गया है। द लॉ विल नॉट अप्लाई टू शेड्यूल्ड ट्राइब। क्यों? क्योंकि ये 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। हमारी जो 6वीं अनुसूची है उसमें आसाम राज्य आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब को बाहर रखा गया है इस लॉ से, ठीक है। इसके अलावा जो मुस्लिम मैरिज है,
मुस्लिम मैरिज जिनकी शादी 2005 से पहले हुई है उनको भी बाहर रखा गया, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस बिल। ठीक है, जिससे जेंडर जस्टिस आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई थी। उस कमेटी में बोला गया कि मैरिज और डिवोर्स जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची के विषय है, ये बात भी यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, ये आसाम के बारे में इंफॉर्मेशन है कि आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा है, गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इजिली प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया टू होस्ट सेकेंड एडिशन ऑफ WHO ट्रेडिशन मेडिसिन ग्लोबल समिट नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में सेकेंड एडिशन WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हो रहा है 17 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच में। ठीक है, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसकी थीम क्या है? रीस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, तो आपको इसकी थीम याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट समिट है ये। नेक्स्ट बात करेंगे एनपीसीआई। एनपीसीआई की जो इंटरनेशनल आर्म है उसको एनआईपीएल कहते हैं, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। और इन्होंने बहरीन के नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेट मतलब इन्होंने बहरीन के बेनिफिट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है रियल टाइम रेमिटेंस ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, तो एनपीसीआई इंटरनेशनल आर्म ने रिसेंटली पार्टनरशिप की है बेनिफिट बहरीन एक लीडिंग फिनटेक कंपनी है वहां की। ठीक है, इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस ट्रांसफर करने के लिए इंडिया और बहरीन के बीच में, जिससे दोनों कंट्री के जो लोग हैं वो मनी को भेज सकेंगे और रिसीव कर सकेंगे। एनपीसीआई इंटरनेशनल के एमडी एंड सीईओ आपको रितेश शुक्ला देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, अब भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि स्पेस सेक्टर में भी स्टार्टअप तैयार हो, जिससे आने वाले समय में भारत के जो स्टार्टअप है वो लॉन्चिंग व्हीकल तैयार कर सके, छोटे छोटे सैटेलाइट्स को रेडी कर सकें। इसके लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है, और फंडिंग देने के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड तैयार किया गया है। किसने किया है? इन स्पेस एंड सिडबी ने। तो इन स्पेस एंड सिडबी पार्टनर टू लॉन्च 1,000 करोड़ रुपी वेंचर कैपिटल फंड फॉर इंडियाज प्राइवेट स्पेस सेक्टर। तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस, इन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वेंचर कैपिटल लिमिटेड मतलब सिडबी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, और दोनों ने मिलकर एक वेंचर कैपिटल फंड जिसकी वैल्यूएशन 1,000 करोड़ रुपीस की है वो तैयार किया है, जिससे इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप्स हैं उनको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, सेबी ने इसको अप्रूवल ऑलरेडी 31 अक्टूबर को कर दिया था। ठीक है, इस फंड के जरिए 40 स्पेस स्टार्टअप को आने वाले 5 सालों में फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन 150 करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट होगा 2025 से 26 के बीच में, 250 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगले 3 सालों में, और 100 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन 2029-30 में किया जाएगा। इसमें जो कंपनी है जो कि स्टार्टअप है और स्पेस सेक्टर में काम कर रही हैं, उनको 10 से लेकर 30 करोड़ रुपए तक का ग्रोइंग स्टेज में, और फिर 30 से लेकर 60 करोड़ रुपए तक का फंड लास्ट स्टेज में दिया जाएगा। ठीक है, ये अनाउंसमेंट यहाँ पे की है, तो ये फंडिंग पैटर्न थोड़ा सा आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बार्टोनिक्स के बारे में। ठीक है, बार्ट्रोनिक्स जो है वो एक ई गवर्नमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, पब्लिक और गवर्नमेंट को कनेक्ट करने का काम करती है। और इन्होंने रिसेंटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र को आने वाले 5 सालों के लिए अपना कॉरपोरेट बिजनेस करस्पॉन्डेंट मतलब एज अ वेंडर अपॉइंट किया है। ठीक है, तो बार्ट्रोनिक्स इंडिया हैज बीन इम्पेनल्ड एज अ कॉरपोरेट बिजनेस करस्पॉन्डेंट वेंडर बाय द बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर 5 ईयर टर्म। ठीक है, क्योंकि अभी इनकी जो प्रेजेंस है लगभग 1800 लोकेशन पे है, ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में भी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है, और 16 सितंबर 1935 को इसका फॉर्मेशन किया गया था। क्लियर है? और इन्होंने रिसेंटली मालदीव में एक एयरपोर्ट को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया है,
खास बात ये है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया के सपोर्ट से तैयार हुआ था। इंडिया ने जो 800 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था मालदीव्स को, उसकी मदद से इस एयरपोर्ट को तैयार किया है। तो मालदीव के प्रेसिडेंट है मोहम्मद म्यूजो, इन्होंने क्या नाम है इसका, हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, जिसको इंडिया के सपोर्ट से लाइन ऑफ क्रेडिट से तैयार किया गया था। $800 मिलियन का ये लाइन ऑफ क्रेडिट था और इसको रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। माले कैपिटल है मालदीव की और मालदीपियन रुपया यहाँ पे करेंसी मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे रिफ्ट वैली फीवर, रिसेंटली न्यूज में देखा गया, इसका कारण क्या है? तो वायरस के कारण रिफ्ट वैली फीवर देखा गया है, ठीक है। वायरस के कारण ये बीमारी होती है। WHO के द्वारा कंफर्म किया गया है कि रिफ्ट वैली फीवर सेनेगल में और वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में फैल गया है और इसका कारण क्या है? वायरस है। जनरली ये एनिमल्स को इफेक्ट करता है और अगर एनिमल के कांटेक्ट में ह्यूमन रहते हैं तो ह्यूमन को भी इफेक्ट कर देता है। पहली बार रिफ्ट वैली फीवर को आइडेंटिफाई किया गया था 1930s में केन्या में, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये सेंचुरी आपको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिल जाएगी। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। तो यहाँ पर 50 मेगावाट का विंड प्लांट इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि इसका इफेक्ट ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी पे पड़ेगा और ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अंत में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 2025 का बुकर प्राइज किसे दिया गया है। मोर अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो करेंगे डेली करेंट अफेयर्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।